अब स्थिति ये भी है कि एक पार्टी जो देश में जिसको 24 करोड़ वोट मिले हैं और दूसरी पार्टी जिसको 14-15 करोड़ वोट मिले हैं, लेकिन 14-15 करोड़ वाली पार्टी के पास बैंक में 200-300 करोड़ नहीं है और 24 करोड़ वाली पार्टी के पास जो सरकार में भी है 10,000 करोड़ है चुनाव के बाद। तो 10,000 करोड़ और 300 करोड़, ये तो दो उन पार्टियों की बात है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और छोटी छोटी पार्टियों की तो बिल्कुल कोई हालत ही नहीं है। तो ये चुनाव नॉर्मल नहीं है। हमने इस चुनाव में जो लोकसभा का हुआ 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च किया। 10,000 करोड़ तो वाइट है, 1,40,000 करोड़, क्योंकि हम जानते हैं एक विधायक का चुनाव कई करोड़ में होता है, सांसद का चुनाव 10-10 करोड़ में होता है और बहुत से चुनाव जो प्रतिष्ठा के होते हैं वहाँ 25 करोड़ 50 करोड़ कोई नहीं जानता। इस बार दिल्ली के चुनाव में खुलेआम नोट बांट रहे थे एक सज्जन, वीडियोज आए, सब मीडिया में चला, शिकायतें हुई। उस चुनाव में क्या हुआ? वो चुन लिए गए और वो मंत्री है। अब जब से ये 10-11 साल से सरकार आई जिसमें कहा गया कि एक ओबीसी जाति के प्रधानमंत्री हैं, ये बात बहुत बार बार कही जाती है, इसलिए कि देश की आधी आबादी ओबीसी है। आधी से ज्यादा कई जगह कही जाती है, लेकिन आधी तो है ही है। तो ये बात बहुत इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि वो ओबीसी है। वो तथ्य भी सामने आ गया कि वो ओबीसी तब बने जब वो मुख्यमंत्री थे और वहाँ कानून बदल के उसको उनकी जाति को उसमें शामिल करके उनको ओबीसी घोषित कर दिया गया। वो एक अलग तथ्य आप ये कह रहे हैं कि वो जन्म से ओबीसी नहीं थे, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान वो उनकी जाति को ओबीसी कैटेगरी में डाल करके उनको आर्टिफिशियली ओबीसी बनाया गया। निश्चित तौर पर वो ये फैसला कि उनकी जाति भी ओबीसी है उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुआ, ये सच्चाई है। ये उससे पहले तक वो क्या थे? उससे पहले तक वो जनरल में आते थे, तो उसके बाद वो ओबीसी में आ गए। मैन्युफैक्चर्ड ओबीसी हैं। अब उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई पहले छूट गए थे फिर ले आए, लेकिन चलिए वो एक अलग बात हुई। उसके बाद बात होती है ना कि भाई आपका जो मंत्रिमंडल है, आपका जो सेक्रेटेरिएट है, उनके यहाँ बताते हैं कि 56 करीब प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं। उनकी लिस्ट बार बार कई जगह से आती है, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां होती हो, कुछ एग्जेजरेशन होता हो, लेकिन उसमें आता है कि उसमें एकाध ओबीसी को छोड़कर, एकाध ही दलित को छोड़कर जिन्हें सांकेतिक तौर पर रखना पड़ता है, और शायद ओबीसी कोई भी नहीं है और वहां सभी के सभी सवर्ण हैं। इसके साथ क्या हुआ कि आरएसएस हमेशा जब भी बीजेपी की सरकारें बनती हैं वो दो विभागों में हम उसे बिल्कुल सक्रिय देखते हैं, एक शिक्षा और एक संस्कृति। शिक्षा में देखा उन्होंने कि जितने वाइस चांसलर्स बन रहे हैं इस पूरे दौरान, छांट के आरएसएस के लोग बन रहे हैं और छांट के सवर्ण बन रहे हैं। बहुत रेयर कहीं ओबीसी वगैरह का नाम है। लोकसभा राज्यसभा में पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर में ये आता है कि प्रोफेसर्स तो लगभग बिल्कुल 10% भी नहीं है। आधी आबादी वाले ओबीसी के इतने वर्षों के मंडल कमीशन के रिजर्वेशन के बाद भी प्रोफेसर्स अनुपस्थित है और इवन असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी नहीं है, भर्ती ही नहीं हो रही है। और जिनकी हो भी जाती है, पहले तो एनएफएस आजकल बहुत बड़ा एक शब्द आ गया है कि हर जगह उनको एनएफएस करके कि नॉट फाउंड सुटेबल करके खारिज कर दिया जाता है। और ये पूरे शिक्षा से गायब। संस्कृति में तो प्रश्न ही नहीं है। मंदिर कमेटी आप बनाएंगे, आपने जो राम मंदिर बनाया उस कमेटी में कोई है ही नहीं है, तो एक बहुत बड़ी आबादी को आप प्रतिनिधित्व से वंचित कर रहे हैं। उसमें तो राजपूत भी कहते हैं हम भी नहीं है। तो ये जो ग्रीवेंस है ये लिमिटेड भी नहीं है, ये सवर्णों के भीतर भी होगा। अब जैसे आजकल जैनियों से जगह जगह विवाद हो रहे हैं। जैन तो बिल्कुल बीजेपी के वो बीजेपी के ही थे, अब तक सब कुछ था, लेकिन अब बहुत जगह उनसे विवाद आ रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ कुछ इनहेरिटेड समस्याएं हैं जो सैकड़ों सालों से या 1000 साल से भी ज्यादा या कई हजार साल की होंगी, जिनको डेमोक्रेसी में तो उनको एड्रेस करना ही था। कुछ हद तक संविधान में उनको एड्रेस किया गया। संविधान में एड्रेस करने के बाद उसमें कंटिन्यूटी नहीं रही, तो अब वो एक भारी समस्या बन के सामने आ रहे हैं। चूंकि ये आंकड़े पूछ लिए जाते हैं फिर ये फैल जाते हैं, उन समाजों में ये फैले हुए हैं और ये धीरे धीरे वो जो धर्म की आपकी जिसको कई लोग अफीम भी कहते हैं उसको हल्का करते, उसके नशे को हल्का करते, उसकी जगह एक दूसरा नशा ही कह लीजिए वो सामने है और बड़े सवाल के तौर पे सामने है कि आप उनको समाज चलाने के तौर तरीके में, तंत्र में हिस्सा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उन तक शिक्षा पहुंचे, सबसे बड़ा सवाल शिक्षा का है। अभी कमल हासन ने एक बढ़िया ट्वीट किया है आज, तो यही कहा है कि आपका हथियार एजुकेशन है। अंबेडकर ने भी यही कहा था, जो भी उनमें से निकलता है वो यही कहता है शिक्षा चाहिए।
शिक्षा को भी दूषित करने की पूरी कोशिश हो रही है, कैरिकुलम में बदलाव, पाठ्यक्रम वगैरह में इधर उधर की चीजें डालना, उसको कम्युनल बनाना, वो सब होता रहेगा। लेकिन अभी तो ये है कि शिक्षा के तंत्र पे ही नहीं है, कहीं पढ़ाने वाली जगह पे नहीं है, पढ़ने वाली समस्याएं अलग हैं। फिर देश में जो संसाधनों का बंटवारा है, गरीबी अगर ज्यादातर आप दलित को, माइनॉरिटी को और पिछड़ों में ही ठेलेंगे तो वो भी एक इशू है, और वो इशू भी अभी इसके बाद बड़ा होगा। अभी तो पहले ये सवाल आ रहा है सामाजिक दुर्व्यवहार का और सामाजिक हिस्सेदारी का और संस्थागत चीजों में हिस्सेदारी का, लेकिन उसके बाद आएगा कि गरीबी आपने सब इधर ही ठेल रखी है, और जो भी जनरेट हुआ है 70-80 साल में वो बहुत हैंडफुल ऑफ लोगों के पास ही जा रहा है, हैंडफुल ऑफ कम्युनिटी के पास जा रहा है, हैंडफुल ऑफ इस तरह के लोगों के पास जा रहा है जो बाकी समाज से अलग है। ये सब सवाल एक एक करके आएंगे, चूंकि ये रियल सवाल है। लेकिन जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखा और उससे स्थापित हो रहा था कि अभी कांवड़ यात्रा खत्म हुई है और उसमें ज़्यादातर जो कांवड़ लेके जाने वाले लोग हैं वो इन्हीं समाजों से आते हैं जिनको हम पिछड़ा, दलित, शूद्र, क्योंकि अतिशूद्र, इनकी संख्या ज्यादा है, समाज यही है। तो उनके ऊपर तो बड़ा पैसा खर्च किया सरकार ने जी। और उनके लिए बड़ी व्यवस्था कराई और वर्दीधारी पुलिस वाले उनके पैर दबा रहे थे। वर्दीधारी पुलिस वालों पर वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे, वो खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे। और उसके अलावा जहाँ भी तोड़-फोड़, लूट-मार हुई, ढाबे में वो नखरे किए उन्होंने कि प्याज़ था जबकि प्याज़ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, तो ये तो इतना इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है ओबीसी और एससी क्लासेस के ऊपर। नहीं, तो मैंने कहा पॉलिटिक्स की जरूरत है कि वो सनातन के नाम पे हिंदू समाज को एक करके वोट बैंक तक ले जाए, लेकिन रियलिटी जो है वो ये है कि इस बार कांवड़ यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या घटी है। अच्छा। मेरे पास आधिकारिक सूचनाएं हैं कि इस बार उनकी संख्या घटी है, इसलिए कि उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों वगैरह में भी सामाजिक चेतना का, इन घटनाओं से जिनका आपने जिक्र किया, जिस एक घटना का और कुछ का मैंने किया, इन सब चीजों का प्रभाव हमें अब नजर आ रहा है। ऐसे सेक्शंस में आ रहा है जिनको हम जानते थे कि वो बीजेपी के ही साथ हैं, जैसे लोधी समाज है, कल्याण सिंह उसके नेता थे, उमा भारती उसकी नेता थी। आज आप उमा भारती के बयान आजकल सुनिए, कल्याण सिंह जी भी अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो सब बातें कहने लगे थे, और वो ये बात मैं बिल्कुल ऑथेंटिक कह सकता हूं। कल्याण सिंह जी के साथ काम करने वाले एक आईएएस अधिकारी ने, जो उनके बहुत करीब थे, मुझसे शेयर किया है। क्या? उन्होंने ये कहा था, ये बड़ी बात है, कि ब्राह्मण किसी ओबीसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं चीफ मिनिस्टर। ये तब कहा था जब वो मस्जिद गिराने का आंदोलन चल रहा था। आप और हम उन्हें ये जानते हैं कि उनके नेतृत्व में वो गिराई गई, लेकिन जिस समय वो हो रहा था उस समय कल्याण सिंह ये बात कह रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, उनके साथ काम कर रहे इस बात को खुद अपने कान से सुनने वाले आईएएस ऑफिसर ने मुझसे ये कन्फेस किया था। आप ये कह रहे हैं कि कार सेवा जब जिसमें मस्जिद गिराई गई उससे पहले उनको ये एहसास हो गया था? ठीक उसी समय वो कह रहे थे कि लोग, वो उस दिन कह रहे थे कि ये वो नहीं चाह रहे थे। देखिए ये एक और बड़ी बात है, वो ये चाहते थे कि वहां जो भी कार्यक्रम हो जाए, मस्जिद न तोड़ी जाए। उनके मुख्यमंत्री, वो जानते थे मस्जिद तोड़ी जाने का मतलब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वाउच था, उत्तर प्रदेश सरकार का, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, और उनके उसको तो उन्होंने उस दिन कहा था। तो वो ये, और देखिए उनका कंट्रास्ट जो था, वो अटल जी की जो टीम थी उससे उनका तनातनी रहती थी उस जमाने में। तो ये फीलिंग ऐसी नहीं है कि, मैं वही बता रहा हूं कि बीजेपी के फोल्ड में रहने वाले ओबीसी लीडर्स के भीतर भी ये सच्चाई, भाई वो देख रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन बन रहा है। अरे ये बात दूसरों को छोड़िए, अभी एक प्रोफाइल है एक आर्मी ऑफिसर की, मुझे नहीं मालूम वो किस जाति के हैं, लेकिन इतना तो उनके लिखने से समझ में आता है कि वो ब्राह्मण नहीं है। वो कह रहा है कि सेना की लीडरशिप का ब्राह्मणिज्म हो रहा है, मतलब ब्राह्मण ऑर्डर आप बना रहे हैं उसमें। ये लिखा हिंदुत्व बना रहे हैं या ब्राह्मणिज्म? हिंदुत्व का दरअसल प्रैक्टिस में ये होता है कि वो ब्राह्मणिज्म से ओवर पावर कर लेते हैं और ज्यादातर अपर कास्ट के लोगों को ऊपर के एक्लॉन में या ज्यादातर में भर देते हैं, और उसमें भी ब्राह्मण्स की संख्या ज्यादा होती है। एक और बड़ी मजेदार बात है, मेरिट की बात की जाती थी आरक्षण के मामले को ढीला करने के लिए।
आज आप देखिए, जब से वो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया है, ईडब्ल्यूएस वालों की मेरिट आदिवासियों से भी नीचे है, जो बेचारे बिल्कुल जंगल में हैं और बिल्कुल पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, बहुत कठिनाइयों में है। आजादी के इतने दिन बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ है। जो जगह जगह जो मेरिट बनती है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट उससे भी नीचे है। अब कोई मेरिट की बात नहीं कर रहा है। यानी 10% आप ये भी सरकारी नौकरियों की बात है, प्राइवेट नौकरियों में तो कोई बात ही नहीं है, तो वहां आप मेरिट की बात नहीं करते। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो डॉक्टर बन के आ रहा है, उसमें कौन है? ज्यादा लोग कहां से, कौन पे कर सकता है उसको? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर कौन बन सकता है? जो पैसे पे कर सकता है, वो मेरिट से जाता है, वो पैसे से जाता है। लेकिन खैर, मैं उस आर्गुमेंट से डाइवर्ट हो जाएगा आपका सवाल। लेकिन ये सब सवाल अब मेरे कहे हुए नहीं है, मैं भी इनको सोशल मीडिया पे उस समाज के रिएक्शंस के तौर पे देख रहा हूं, जिसकी अनदेखी करने की कोशिश हो रही, जो नहीं हो सकती। मैं सिर्फ यही एम्फेसिस करना चाहता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है अब कि आप उनसे इस सच्चाई को छुपा लें चीजों पर कब्जा करके। अब उनको पता है कि आपने चीजों पर कब्जा कर रखा है, धर्म पर कब्जा भी उसमें से एक। ईवीएस ही एकमात्र कैटेगरी है रिजर्व्ड कैटेगरीज में जिसमें 100% भर्ती हो गई है। जो यूनिवर्सिटीज़ में जो सारी रिक्त स्थान थे और बाकी सब जगह जो रिक्त स्थान हैं, उसमें जनरल कैटेगरी में पूरी भर्ती है और ईवीएस रिजर्व कैटेगरी में भर्ती है। ईडब्ल्यूएस, हाँ, सॉरी, ईडब्ल्यूएस में पूरी रिजर्व कैटेगरी की भर्ती है। बाकी जो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरीज के जो स्थान हैं, वो सब एनएफएस हैं। तो ओबीसी में अब बहस एनएफएस वर्सेस ईडब्ल्यूएस ही है। राहुल गांधी ने भी इस सवाल को केंद्रित किया, क्योंकि कांग्रेस ने अपना राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट एक लेवल पे बदल के सामाजिक न्याय को उन्होंने अपने एजेंडे में लिया है। तब से वो इन मुद्दों को अब टच कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को अब टच किया है, इसलिए कि मुद्दा उस समाज में बड़ा हो गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे न्यूज रूम्स वगैरह में ये सब चीजें नदारद है, क्योंकि उनमें फील्ड रिपोर्ट ही नदारद है, वो फील्ड में है ही नहीं, सर, संभव है नहीं। अभी क्या स्थिति है हिंदू एकता की? जो हम लोग इसी पे तो बात कर रहे हैं इतनी देर से, जो एकता की स्थिति वही आपके सामने है। तो क्या वोटिंग पैटर्न में दिखेगा? देखिए, वोट और चुनाव ये सब चीजें तो बहुत क्लिष्ट हो गई इस दौर में। अब जिस समय हम आप जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस समय चुनाव को कराने के पूरे तौर तरीके पर चैलेंज है। चुनाव आयोग के गठन पर एक बुनियादी चैलेंज है, जरूरी चैलेंज है। चुनाव आयोग का गठन कैसे कर लिया गया? सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर था, उस मैटर में एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चैलेंज किया गया था, क्योंकि एक दिन पहले उनको इस्तीफा दिला के चुनाव आयुक्त बनाया गया था। चुनाव आयुक्त के इस तरह के बनाने को चैलेंज एक संस्था ने किया, एडीआर ने। उस पर फैसला देते हुए उस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया और एक सुझाव दिया। उस समय तक ये कानून नहीं बना था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाए। ये कानून पेंडिंग था, चल रहा था ऐसे देश में, बहुत सी चीजें चल रही हैं, उसमें से एक वो भी था। तो आदेश में ये कहा गया कि जब तक कानून नहीं बनता, क्योंकि कोर्ट को उस समय नहीं लगा होगा कि कल ये कानून बना देंगे, कि ये कानून जब तक नहीं बनता तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक तरीका हो, जैसे बहुत सी चीजों में है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, तीनों लोग मिलकर चुनाव आयुक्त को तय कर लिया करें। क्योंकि चुनाव एक ऐसी प्रणाली है लोकतंत्र में, कम से कम जिस पर विश्वास होना जनता का जरूरी है, अगाध विश्वास होना, कोई उसमें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे सर्वेक्षण अब बता रहे हैं कि उस पर शक है। तो शक क्यों था? इसलिए कि सरकारें ही उनकी नियुक्ति करती आ रही थी। कांग्रेस के जमाने में भी हुआ, इनके जमाने में भी हो रहा था। लेकिन अब जब सवाल आ गया तो उसको ठीक करना चाहिए। जो बहुत सारी चीजें गड़बड़ियां चली आ रही होंगी, जिसके लिए कांग्रेस भी दोषी होगी, लेकिन ये इसके लिए ये हक नहीं दे देता कि कांग्रेस के जमाने में गलत हुआ तो आप उससे भी ज्यादा गलत करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि उस आदेश के इस हिस्से को लिया, इस हिस्से को नहीं लिया कि जनता में विश्वास होना चाहिए ऐसी संस्था बने। खट से कानून बनाया जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री और लीडर अपोजिशन, यानी दो लोग तो एक घर के हो गए जिन्हें नियुक्त करना है, एक लीडर अपोजिशन बाइकआउट करने के लिए रख लिया और सीजीआई को बाहर कर दिया। और उस हिसाब से फटाफट उन्होंने अब चुनाव आयोग बना दिया। अब उस चुनाव आयोग की कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन से लेके अब सब शुरू है, और बिहार इलेक्शन में देखिए इतना बवाल ही हो रहा है, रोज ही हो रहा है। तो अब इन चुनावों के नतीजों से और बहुत चीजों से हम समाज में जो कुछ घट रहा है,
उसका सही आकलन नहीं कर सकते। चुनाव तो जीते जा सकते हैं आजकल, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। साधन का इशू होता है। एक फैसला आया हमारे यहाँ कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे गलत थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले ऐसे आए जिनमें उन्होंने गलती पे तो उंगली रखी, लेकिन फिर उसका इलाज नहीं किया, वो छोड़ दिया। और जाहिर है कि जो लोग उससे लाभान्वित थे वो उसका इलाज क्यों करने लगे, तो वो मामला खुला रह गया। अब स्थिति ये भी है कि एक पार्टी जो देश में जिसको 24 करोड़ वोट मिले हैं और दूसरी पार्टी जिसको 14-15 करोड़ वोट मिले हैं, दोनों में फर्क है। लेकिन 14-15 करोड़ वाली पार्टी के पास बैंक में 200-300 करोड़ नहीं है, और 24 करोड़ वाली पार्टी के पास जो सरकार में भी है 10,000 करोड़ है चुनाव के बाद। तो 10,000 करोड़ और 300 करोड़, ये तो दो उन पार्टियों की बात है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बाकी और छोटी छोटी पार्टियों की तो बिल्कुल कोई हालत ही नहीं है। तो ये चुनाव नॉर्मल नहीं है। और हम सब जानते हैं, ये तो हर साल जो एक अध्ययन करने वाली संस्था है, इसकी जो चुनावों का अध्ययन करके बताती है कि कितना खर्च होता है, उसके हिसाब से तो हमने इस चुनाव में जो लोकसभा का हुआ है 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च किया। 10,000 करोड़ तो वाइट है, 1,40,000 करोड़। चूंकि हम जानते हैं एक विधायक का चुनाव कई करोड़ में होता है, सांसद का चुनाव 10-10 करोड़ में होता है, और बहुत से चुनाव जो प्रतिष्ठा के होते हैं वहां 25 करोड़ 50 करोड़ कोई नहीं जानता। इस बार दिल्ली के चुनाव में खुलेआम नोट बांट रहे थे एक सज्जन, वीडियोज आए, सब मीडिया में चला, शिकायतें हुई। उस चुनाव में क्या हुआ? वो चुन लिए गए और वो मंत्री है। जो लाभान्वित हैं उन्होंने भी कहा कि हाँ हमें पैसे दिए गए। पहले भी कहा, अब भी कहा। तो अब हम एक ऐसी स्टेज में है कि एक संस्था है जिसको तय है कि इनको विजयी करना है, वो उनको विजयी कर देगी, आपका फैसला ही नहीं आएगा। तो इसलिए चुनाव वाला सवाल तो हम अब मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि उसके आधार पे कोई विश्लेषण कर एक सकूं। यही रिचुअल बचा था, परंपरा बची थी जो अंबानी को और मुझे और आपको एक बराबर करती थी, है ना? ये गलतफहमी बहुत दिन तक हमारे रही कि अंबानी और हम एक बराबर हैं। एक चुनाव, अब इस एक वक्त वोट। ये समय ने उसको साबित कर दिया कि हम क्या है और वो क्या है।